जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो कि प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी का सपना होता है एमपीपीएससी में सिलेक्शन लेना, तो इसके लिए ये भी आवश्यक है कि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए वो सभी सही हो। तो आइए देखते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो देखिए, इससे संबंधित जो भी प्रावधान है वो संविधान के भाग 14 में 2 अध्याय हैं। तो इसका प्रावधान है अध्याय 2 अनुच्छेद 315 से 323 के मध्य राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान उल्लेखित है। कभी कभी एग्जाम में सीधे अनुच्छेद आ जाते हैं कि लोक सेवा आयोग के कार्य किस अनुच्छेद में है या प्रतिवेदन किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है। तो सर्वप्रथम हम संक्षिप्त रूप से देखते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान है। देखिए, अनुच्छेद 315 बोलता है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। 316 में इनकी नियुक्ति एवं कार्यकाल, 317 में सदस्यों को हटाया जाना एवं निलंबन, 18 में सेवा शर्तों संबंधी नियम बनाने की शक्ति, 319 में पद धारण करने के संबंध में क्या क्या प्रतिषेध अर्थात प्रतिबंध है, 20 में कार्य है, 21 में कार्यों का विस्तार, 22 में इसके खर्च हैं और 323 में इसकी रिपोर्ट है। अब यहाँ पर दो चीज़ ध्यान रखने योग्य है कि अनुच्छेद 318 और अनुच्छेद 321 में, अनुच्छेद 318 में नियम बनाने की शक्ति है और अनुच्छेद 321 में कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अगर नियम बनाने की शक्ति की बात आएगी तो यूपीएससी से संबंधित नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति एवं राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित नियम बनाने की शक्ति उस राज्य के राज्यपाल में है। लेकिन यदि उनके कार्यों को विस्तारित करना हो तो ये शक्ति राज्यपाल और राष्ट्रपति में निहित ना होकर यूपीएससी के संबंध में संसद एवं राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में उस राज्य के विधानमंडल में निहित होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम देखते हैं इसके गठन और अन्य प्रावधान। इसका गठन अनुच्छेद 315 के तहत किया जाता है और मध्य प्रदेश के संदर्भ में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के अंतर्गत 27 अक्टूबर 1956 को अधिसूचना जारी की गई एवं 1 नवंबर 1956 को ये अस्तित्व में आया। चूँकि इसका प्रावधान संविधान में है अतः इसकी प्रकृति कैसी होगी, संवैधानिक। इसका मुख्यालय इंदौर में है। अब हम देखते हैं संरचना, योग्यता एवं अन्य प्रावधान। तो पहले बात करते हैं संरचना की। आयोग में एक अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य होंगे, लेकिन संविधान में इनके सदस्यों की संख्या एवं योग्यता के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं गया है। तो इस संबंध में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें नियम 1973 बनाया गया है और इसमें यह प्रावधान है कि इसमें अधिकतम सदस्य जो है वो 7 हो सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं, 7 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में कितने हैं, 4 सदस्य हैं। ठीक है, अब इनकी योग्यता देख लेते हैं। तो इनकी योग्यता के बारे में भी संविधान में ज़्यादा कुछ वर्णन नहीं है, लेकिन इतना कहा गया है कि जो कुल सदस्य होंगे उनमें आधे सदस्यों को भारत या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। अर्थात उन्होंने कम से कम 10 साल तक भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर कार्य किया हो तो वो इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्य बनने के पात्र होंगे। अब मान लीजिए कि अगर स्थायी अध्यक्ष है वो कार्य करने के लिए अनुपस्थित है किसी भी कारण से, तो इस स्थिति में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल द्वारा की जाएगी। और ये कार्यवाहक अध्यक्ष कब तक कार्य करते रहेंगे, जब तक कि कोई स्थायी अध्यक्ष पुनः पद ग्रहण नहीं कर लेता। अब इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल होता है पद ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। सेवानिवृत्ति के बाद ही किसी भी पद धारण करने के पात्र नहीं होंगे एवं पुनः उसी पद पर नियुक्त नहीं हो सकते। अब हम जो पुनः उसी पद पर नियुक्त नहीं हो सकते इसको हम आखिरी में देखेंगे। अब आगे चलते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। त्यागपत्र भी राज्यपाल को
सौंपते हैं। लेकिन अगर इनको हटाने की बात आती है तो यहाँ पर ध्यान रखना कि इनको नियुक्ति जरूर राज्यपाल द्वारा होती है, लेकिन इन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, ना कि राज्यपाल द्वारा। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे कन्फ्यूजन क्वेश्चन ही आते हैं। अब हटाया जाएगा तो इनका आधार क्या होगा? इनका आधार होगा, मुख्य आधार होगा साबित कदाचार, अर्थात प्रूवन मिसबिहेवियर। अब देख लेते हैं कि कदाचार किसे कहा जाता है। कदाचार से तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति भारत या राज्य सरकार में किसी संविदा या करार से संबंधित या इच्छुक हो, या किसी निगमित कंपनी से करार कर ले, मतलब किसी लाभ के उद्देश्य से अगर वो इन कार्यों को करता है, तो वो साबित कदाचार की श्रेणी में आता है। अब अगर ये आरोप लगता है अध्यक्ष या सदस्य पे कि साबित कदाचार, तो फिर किस आधार पर हटाया जाएगा? तो राष्ट्रपति इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय से जांच करवाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय अपना जांच प्रतिवेदन जो है वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे, और उस रिपोर्ट में जो भी हो, अगर दोषी पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, तो वो जो भी रिपोर्ट में लिखा जाएगा राष्ट्रपति के लिए मानना बाध्यकारी होगा। यदि सपोज कीजिए यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा, अर्थात अनिवार्य होगा कि उन्हें पदच्युत किया जाए। ये था मुख्य आधार। अब हम देखते हैं अन्य आधार। अन्य आधार में दिवालिया हो जाए, लाभ का पद धारण कर ले, अर्थात मतलब अपने नौकरी के अलावा कहीं और लाभ का पद धारण कर ले, या वो शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में असमर्थ हो। तो इन तीनों आधार पर हटाया तो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जांच प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए, बिना जांच प्रक्रिया के, अर्थात राष्ट्रपति स्वयं ही उन्हें पद से हटाने के संबंध में आदेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। लेकिन राज्यपाल सेवा शर्तों का निर्धारण कैसे करते हैं? तो इस संबंध में हमने अनुच्छेद 318 देखा था, नियम बनाने की शक्ति। तो राज्यपाल जो है वो राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधि के अधीन सेवा शर्तों का निर्धारण करते हैं। अब इनका वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। अध्यक्ष का वेतन राजस्व मंडल मध्य प्रदेश के अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन राजस्व मंडल मध्य प्रदेश के सदस्य के समतुल्य होता है। अब हम देखते हैं कार्य, लोक सेवा आयोग के कार्य, जिनका वर्णन अनुच्छेद 320 में है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। सीधा पूछा जा सकता है कि लोक सेवा आयोग के कार्य किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 320। अब हम देखते हैं कि क्या क्या कार्य है। आयोग का कार्य है राज्य की लोक सेवाओं में भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करवाना, उस हेतु पाठ्यक्रम निर्धारित करना, फिर राज्य सेवा से संबंधित पदों में नियुक्ति, पदोन्नति, एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण आदि के संबंध में परामर्श देना। अब रिपोर्ट देख लेते हैं। आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेंगे, और राज्यपाल इस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाएंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख अध्यक्ष। तो आयोग के पहले अध्यक्ष थे डी.वी. रेगे। वर्तमान अध्यक्ष हैं राजेश लाल मेहरा, जो कुछ समय पहले तक कार्यवाहक अध्यक्ष थे, लेकिन वर्तमान में इन्हें पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया गया है। तो ये वर्तमान अध्यक्ष थे। अब कुछ अन्य प्रमुख अध्यक्ष देख लेते हैं। इसमें प्रदीप कुमार जोशी, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं 2006 से 2011 तक। फिर ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं 2011 से 15 तक, और वर्तमान में ये यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। अब दो और अध्यक्ष के नाम यहाँ पर देखना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष कभी कभी सीधा अध्यक्ष का नाम पूछ लिया जाता है कि कौन से रहे या कौन से नहीं रहे, और आयोग के अध्यक्ष की लिस्ट बड़ी है। तो अगर पूरी लिस्ट याद ना हो, और अगर ये आखिरी के जो दो नाम है ये अगर आ जाए, तो शायद हम अंग्रेजी नाम देख के इसको एलिमिनेट कर दें कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इन दो नाम को याद रखना। पहला है HP मुसरन और दूसरा है MB पीटर, क्योंकि ये थोड़े से इंग्लिश नाम है, और अगर हम पढ़ के नहीं जाएंगे और सीधा आ जाएगा तो हम तो एलिमिनेट कर देंगे, ये तो हो ही नहीं सकता।
तो इनको ध्यान रखना। अब अन्य प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। आयोग की स्थापना की गई थी 1956 में। इसने कार्य करना कब से प्रारंभ किया? 1957। और प्रथम परीक्षा का आयोजन 1958 में किया गया था। अब हमने ऊपर देखा था कि आयोग के अध्यक्ष या सदस्य जो है वो सेवानिवृत्ति के बाद, ये रहा देखिए, सेवानिवृत्ति के बाद कहीं भी पद धारण करने के पात्र नहीं होंगे और पुनः उसी पद पर नियुक्ति नहीं हो सकती। तो क्या अन्य पदों पर नियुक्ति हो सकती है? तो आइए देखते हैं। इस संबंध में अनुच्छेद 319 है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये इसमें उल्लेख है कि पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर लोक सेवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है तो वो अध्यक्ष के बाद क्या किसी अन्य पद को धारण कर सकता है? तो अगर किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है तो वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है एवं सदस्य भी बनाया जा सकता है। साथ ही किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। अब देखिए इसका उदाहरण समझिए। हमने देखा था प्रदीप कुमार जोशी, जो सबसे पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, फिर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने, फिर यूपीएससी के अध्यक्ष बने। तो इसको समझिए थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले मान लेते कि वो सबसे पहले स्टेट की जगह मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। तो इस आधार पर वो बन गए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। और इसका जो पहला पॉइंट बोलता है कि वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकते हैं, तो इस आधार पर वो वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। ठीक है। अब अगर किसी राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य है तो वो यूपीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है, सदस्य भी बन सकता है, साथ ही किसी अन्य या उसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनने के भी पात्र होगा। ठीक है। अब देखते हैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट, चूंकि एक और टॉपिक है हमारे सिलेबस में संवैधानिक संशोधन, तो उस दृष्टि से भी हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। जो मूल संविधान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष निर्धारित की गई थी, किंतु बाद में इन्हें 41वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इनके सेवानिवृत्ति की उम्र जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी। तो ये था राज्य लोक सेवा आयोग। अगर आपको मुझे उम्मीद है कि पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं उनके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ ही अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।